नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अमरेंद्र दादाजी अनाया से नाराज थे और उन्हें काबू में करने की बात कर रहे थे, जिसे सुनकर हर्षद और आकाश एक साथ ना में चिल्ला देते हैं और हर कोई उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। तभी हर्षद जिंदल बात संभालते हुए बोले, अमरेंद्र दादाजी, आप हमेशा कुछ नहीं करेंगे। वह बहुत मुश्किल से घर वापस आए हैं। अगर उसे किसी चीज का बुरा लगा तो वह हमसे नाराज भी हो सकती है। आकाश जिंदल भी बोल पड़ा, जाहिर सी बात है दादाजी, इतने साल वो परिवार के प्यार से दूर रही है। आप इस तरह से उस पर शक्ति नहीं बरत सकते। वैसे भी वह हमेशा ही अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती आई है। उसकी एक कंपनी है, उसका अपना करियर है, वह इस तरह से घर नहीं बैठ सकती। वही उन दोनों की बात अमरेंद्र दादाजी को अच्छी नहीं लगी। वह थोड़ा गुस्सेला आवाज में बोले, बस बहुत हुआ। तुम दोनों इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि इस तरह से हमारे परिवार के बच्चे के फैसले करने लगे। और मैं उसे पर कोई पाबंदियां नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन डिसिप्लिन होना जरूरी है। और रही बात बिजनेस की, तो वह कोई छोटा मोटा बिजनेस ही करती होगी। और क्या जिंदल परिवार के पास इतनी जायदाद भी नहीं है कि वह एक बेटी को पाल पोष कर बड़ा कर सके और उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके? तो उसे बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है? उसे तो घर में रहकर आराम से जिंदगी जीनी चाहिए। वही उनकी बात को सब लोगों ने इस तरह से लिया कि अमरेंद्र दादाजी नहीं चाहते कि अनाया काम करके थक जाए और कोई परेशानी अपने सिर पर रखे। वह बस आराम भरी जिंदगी गुजारे। बाकी के लोग भी उनकी बातों में सहमत थे, लेकिन रेशमा को उनकी बातों में कुछ अटपटा सा महसूस हुआ। रेशमा समझ गई थी कि अमरेंद्र दादाजी का कहने का सीधा सा मतलब है, लड़कियों को कामकाज नहीं करना चाहिए, बस घर पर रहकर घर की देखभाल करनी चाहिए। वही उनकी सोच को सुनकर तो रेशम का मुंह गुस्से से काला पड़ गया। हालांकि किसी का ध्यान उस पर नहीं था। तभी मोहन जिंदल भी बोल पड़े, आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं उससे बात करूंगा। उसे काम करने की क्या जरूरत है? हमारे परिवार में इतना सब कुछ तो है। उसे जो चाहिए वह घर बैठे ही मिल जाएगा। इससे वह घर पर ही रहेगी। वही उनकी प्लानिंग सुनकर हर्षद को हल्का सा डर लगा, तो वह थोड़ा नाखुश आवाज में बोला, दादाजी आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? अनाया ने अपनी पूरी जिंदगी इंडिपेंडेंस होकर बिताई है और आप ये बात भूल रही हैं। अगर आप उसे घर पर बिठाने की बात करेंगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी? ये सुनकर मोहन जिंदल को भी समझ आया कि उन्होंने कुछ गलत कहा, तो वह बोले, मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसे आराम करने की जरूरत है। इतनी छोटी उम्र में इतना काम करने की क्या जरूरत है? उसे जो चाहिए वह हम घर पर भी तो लाकर दे सकते हैं। तभी उनकी बातों में आगे जोड़ते हुए अमरेंद्र जिंदल भी बोल पड़े, तुम्हारे दादा सही कह रहे हैं। लड़कियों को इतना घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। वैसे भी वह कोई इतनी छोटी भी नहीं रही। वैसे भी अब घर रहकर घर के कामकाज सीखने चाहिए। उसे पता होना चाहिए चूल्हे चोखा कैसे होता है। तभी तो वह कल ससुराल जाएगी तो अपना नया घर संभाल पाएगी। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लूँ, ताकि उसकी जिंदगी में भी कुछ कामकाज का बोझ पड़े और वह परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को समझे। ऐसे तो वह बस बाहर ही घूमती रहेगी और उसे परिवार की जिम्मेदारियां के बारे में पता ही नहीं चलेगा। वही उनकी बात सुनकर तो बाकी परिवार वालों को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अनाया की उम्र इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी कि उसे शादी करवा दी जाए। अभी वह महेश 23 साल की ही थी, लेकिन ये लोग तो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे अनाया 60 साल की बुढ़ी हो। लेकिन अरुणा जिंदल को उनकी बातों में कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि पहले भी लड़कियों की शादी काफी छोटी उम्र में हो जाती थी और वैसे भी अनाया की उम्र तो शादी लायक हो ही चुकी थी। तो वह भी उनकी बातों में हामी भरते हुए बोले, ये बात तो आपने सही कही, अनाया की शादी की उम्र हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए लड़का ही देख लेती हूँ। अमरेंद्र जिंदल बोल पड़े, तुम लोगों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं ही अपने हिसाब से लड़का देख लूंगा। पता नहीं तुम लोग अपनी तरह से कैसे उलझुल लड़कों को उसके लिए पसंद करोगे, जो आज के जमाने का क्लब और पार्टी जाने वाला होगा। मैं बिल्कुल साफ सुथरा और जिम्मेदार लड़का उसके लिए पसंद करूंगा, जो अपने मर्यादा और देश की संस्कृति को बहुत अच्छी से जानता हो और जिससे पता हो घर की औरतों को किस तरह से रहना चाहिए और काबू में रखना चाहिए, ताकि अनाया अभी थोड़ी डिसिप्लिन में रहे
वहीं उनकी बात सुनकर तो हर्षद, आकाश और रेशमा की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। बाकी के परिवार वालों भी कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी रूठी पड़ी थी, लेकिन वह अपने ही जैसे सोच वाले किसी लड़के को अनाया के लिए पसंद करना चाहते थे। ये बात जिंदल परिवार को अच्छी नहीं लगी। जाहिर सी बात है, हमारे अमरेंद्र जिंदल की वह इज्जत करते थे, इसीलिए वह उनकी बातों में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि अमरेंद्र जिंदल की सारी बातें सच्ची थी और सही थी, उनकी बातों का कोई तर्क नहीं था, लेकिन वह दिल ही दिल ठान चुके थे कि वह अनाया के लिए लड़का पसंद करेगी। लेकिन वह एक बार अनाया से मिलना चाहते थे, ताकि उन्हें पता चले कि अनाया किसी लड़की है जिसके लिए वह उसके लिए लड़का पसंद कर सके। वहीं उनकी बातों से 3 लोगों से तो डर से पसीने छूट रहे थे। जहां हर्षद जिंदल सोच रहा था, अगर इस बारे में हर्षवर्धन को पता चला तो क्या होगा, वह तो पूरे जिंदल परिवार को ही दुनिया के नशे से गायब कर देगा। उसने पहले ही देख लिया था कि वह उसकी बहन अनाया को किस तरह से प्यार करता है। वही आकाश जिंदल की सोच में तो ऐसा नजर आ रहा था कि हर्षवर्धन अपनी पूरी फोर्स के साथ जिंदल विल पर आया हुआ है और उसने अमरेंद्र जिंदल के ऊपर अपना खतरनाक हथियार तान कर रखा है और उसे पूछ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की शादी करवाने की। यह नज़ारा याद करते ही आकाश जिंद अंदर से डर गया। पता नहीं आज वह अपनी हमेशा के बिहेवियर से उल्टा हर वक्त अजीब और गरीब ख्याल इमेज कर रहा था। वही रेशमा को तो साफ साफ यमराज अपने सामने नजर आ रहा था, जिसमें हर्षवर्धन किस तरह से अमरेंद्र जिंदल की बैंड बजा रहा होगा। वो जाने थे कि उसका दूसरा खड़ूस बॉस उसकी प्यारी बॉस अनाया के लिए किस तरह से पागल है। वह दिल ही दिल क्रिश्चियन स्टाइल में दुआ मांग रही थी कि प्लीज अमरेंद्र जिंदल को अच्छी मौत देना और हर्षवर्धन रावत के हाथों से बचा लेना। इनमें से किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर अनाया को इस बारे में पता चला तो अनाया के रिएक्शन होता। हर कोई बस यही सोच रहा था कि हर्षवर्धन क्या करेगा, क्या अमरेंद्र जिंदल करवाया अनाया की शादी, और क्या इस मुसीबत से बच पाएगी अनाया। अब तक कुछ दिन बीत चुके थे अमरेंद्र जिंदल को जिंदल विला में आए हुए, लेकिन अनाया अब तक घर वापस नहीं लौटी थी, जिस वजह से अमरेंद्र जिंदल बौखलाए हुए थे। उन्हें हर वक्त हर किसी पर अपना हुक्म चलाने की आदत थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की थी। वह कई बार अनाया को बुलाने के लिए जिंदल परिवार में कई लोगों को कह चुके थे, लेकिन हर किसी का जवाब यही था कि अनाया फ्री नहीं है। कुछ लोगों का फोन तो अनाया ने उठाया ही नहीं था। हालांकि उसने अपने दादाजी मोहन जिंदल का फोन उठाया था, लेकिन वह बिजी है, इस तरह की बात करके उन्होंने बात टाल दी। वही दूसरी ओर इस बीच भवानी शेरगिल अपनी बेटी के साथ हर रोज जिंदल विला आती थी और अनाया को वहां न देखकर भर भर कर उसकी बुराइयां करती थी और अपनी बेटी सारा को दुनिया की सबसे संस्कारी और अच्छी लड़की बताती थी। दूसरी ओर स्पीच रेशम के लिए भी परेशानी बढ़ गई थी अमरेंद्र दादाजी की होने की वजह से, और उसके कई सारे काम ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए थे। हालांकि वह फिर भी बहुत मुश्किल से आधे दिन के लिए ऑफिस जाती थी। उसे बीच में घर से उसके लिए फोन आ ही जाता था, जिसमें अमरेंद्र दादाजी ने कोई ना कोई फरमाइश की होती थी, जैसे मुझे रेशमा बहू के हाथ का ये खाना है, रेशमा बहू को कहना मेरे लिए यह बना दे, रेशमा बहू को कह दो ये कर दे, रेशमा बहू को कह दो वह कर दे। रेशमा भी काफी इरिटेट हो चुकी थी। हालांकि हर किसी को लग रहा था कि यह सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी सोच पुराने ख्याल की है और उनके हिसाब से घर की बहू को घर का काम संभाल लेना चाहिए। उन्होंने आते ही रेशम की बाहर कंपनी में काम करने के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखा दी थी। हालांकि वह तो इस बात से भी ज्यादा खुश नहीं थे कि उनकी बहू साक्षी जिंदल बाहर जज है, लेकिन वह इसमें कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते थे और साक्षी जिंदल जुबान की तेज थी। वह तो बस अपने सास ससुर की वजह से उनका बकवास सुन लेती थी, लेकिन रेशमा तो अभी अभी आई थी, इसीलिए वह अपना सारा फ्रस्ट्रेशन रेशमा जिंदल पर ही निकालते थे। रेशमा भी बिना कुछ बकवास किए उनकी सारी बातें मान रही थी। ऐसा नहीं था कि वह पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन उन्होंने जिंदल परिवार को अपना बनाया था। इतने सालों में जिंदल परिवार से उसे परिवार का प्यार मिला था। यहाँ पर हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता था और उसे प्यार देता था। ऊपर से यह उसकी सबसे अजीज दोस्त अनाया का परिवार था, तो वह इसमें कोई बदतमीजी करके खलेल नहीं पहुंचाना चाहती थी। जब तक वह शहर कर सकती थी, वह सब कुछ बर्दाश्त करेगी। उसकी स्ट्रगल परिवार के बाकी के लोग भी देखते थे,
यहाँ तक कि हर्षद जिंदल ने तो एक बार अमरेंद्र जिंदल को टॉप भी दिया था कि वह थक जाती है, ऑफिस पर जाती है, घर पर भी आकर इतना सारा काम करती है, यहाँ पर इतने सारे नौकर हैं, आप उनमें से किसी को वह काम बता दीजिए, वह कर देंगे। और वही हर्षद जिंदल की बात सुनकर अमरेंद्र जिंदल नाखुश भी हो गए थे। हालांकि हर्षद ज्यादा घर पर नहीं रहता था, वो उस हथियारों के जहाज के केस में बाहर ही रहता था और उसके रिसर्च में बाहर ही रहता था और खुफिया जानकर इकट्ठा करने में बिजी था। लेकिन एक बार उसने देख लिया था कि किस तरह से अमरेंद्र जिंदल उसकी छोटी सी बीवी को परेशान कर रहे थे। वह तो खुद भी अपनी बीवी को परेशान नहीं कर पाता था, उसके पास वक्त नहीं होता था, तो फिर और भला कोई क्यों उसकी बीवी को परेशान करे। ज्यादातर वह कुछ नहीं बोलता था, उसे लगा कि थोड़े ही वक्त में अमरेंद्र जिंदल समझ जाएंगे कि भलाई साथ रहने में है। इस तरह से किसी को अपने ख्यालों में बांधने से नहीं चलता। लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह हर वक्त रेशमा जिंदल के लिए परेशानियां खड़ी करते थे और उसमें आग डालने का काम भवानी शेरगिल और उसकी बेटी सारा करते थे, जो ज्यादातर दिन को यहीं पर आकर डेरा जमा लेते थे। वहीं अनाया शांति से हर्षवर्धन की ऑफिस में बैठी हुई थी, जहां हर्षवर्धन उसके पास में बैठे हुए ही कुछ फाइल्स देख रहा था। हर्षवर्धन पिछले कुछ दिनों से अपनी छोटी सी बीवी को साथ लेकर ही ऑफिस आता था। वह उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। अनाया बस अपने छोटे मोटे काम फोन से ही कर लेती थी और बाकी का वक्त अपने पति के साथ बिताती थी। तभी हर्षवर्धन का असिस्टेंट अंदर आते हुए थोड़ी परेशान आवाज में बोला, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे घेरने लगा, क्योंकि वह बिना नोक किए ही अंदर आया था। हर्षवर्धन जिसने अपनी चेयर के पास ही अनाया के लिए कंफर्टेबल और रोलिंग चेयर लगा दी थी, वह अपने सेक्रेटरी को घूरते हुए बोला, अब बोलो भी क्या हुआ है। तो सेक्रेटरी रजत परेशान आवाज में बोला, वह बॉस हमें जो साउथ ईस्ट वाली जमीन चाहिए थी वह नहीं मिली, सिटी गवर्नर ने वह जमीन आपके चाचा को दे दी। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई। वह उसे घूरते हुए बोला, लेकिन हमने तो पहले ही उसकी डील कर ली थी, यहाँ तक कि हमने तो उसके लिए उसे तोहफा भी दे दिया था। वैसे मेरी रीडर को बता दूं, ऐसी किसी दिल में तोहफे का मतलब होता है घुस देना, जैसे किसी दिल को सेट करने के लिए कोई एंटीक चीज देना, करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स देना, या फिर कोई ऐसी चीज देना जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। और यह बिजनेस की दुनिया में बहुत आम सी चीज थी। वही यह सुनकर सेक्रेटरी रजत परेशान आवाज में बोला, क्या हुआ, इस बारे में तो हमें नहीं पता बॉस, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला है कि यह डील आपके सौतेले चाचा के साथ साइन हो चुकी है और हमें लगता है इस बार वह कोई बड़ी चीज कर रहे हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन खतरनाक आवाज में बोला, ठीक है करने दो उसे प्लानिंग, मैं भी देखता हूँ क्या कर सकते हैं। और उसे गवर्नर को अच्छा सबक सिखाने की तैयारी करो, उसे पता होना चाहिए हर्षवर्धन रावत से दुश्मनी का मतलब क्या है। इतना बोलकर वह अपनी चेयर में पीछे की ओर टेक लगा देता है। इस वक्त वह अंडरवर्ल्ड किंग के अवतार में था और उसके आसपास का ओरा भी काफी खतरनाक हो चुका था। हर्षवर्धन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कोई भी उसकी चीज पर हाथ रखे। यहाँ तो उसके चाचा ने उसकी डील छीनने की कोशिश की थी। वही अनाया जो खामोशी से ये सब कुछ सुन रही थी और अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी, उसके जहन में अपने पिछले जन्म की कुछ यादें दौड़ गई। उसे बहुत अच्छे से याद था कि अभी अभी सेक्रेटरी रजत ने साउथ ईस्ट की जमीन कहा था और उसे याद था उसने ये न्यूज़ टीवी में देखी थी। साउथ ईस्ट की जमीन के नीचे एक हैवी सीवेज एरिया है, क्योंकि साउथ ईस्ट की जमीन के कुछ किलोमीटर दूर एक रिवर है। हालांकि वह रिवर तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक बड़ा नाला है जिसने आसपास की कई किलोमीटर की जमीन को अंदर से भेज युक्त कर दिया है और उन जमीनों पर अब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी पिछले जन्म में उस पर जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसकी वजह से वहां पर एक एम्यूजमेंट पार्क में बहुत बड़ा हादसा हुआ और कई सारे लोग मारे गए। ज्यादातर मरने वाले लोग बच्चे ही थे और इन सब का सारा इल्जाम पिछले जन्म में हर्षवर्धन पर ही लगा था। हालांकि इस समय पर कंस्ट्रक्शन का काम और बाकी की देखरेख हर्षवर्धन के किसी दूसरे शेयर होल्डर ने किया था। उसने बस फंड प्रोवाइड किया था, लेकिन वह शेयर होल्डर घूस लेने में अच्छा था और उसका कोई ईमान नहीं था, जिसकी वजह से यह सारी प्रॉब्लम आई। आखिर में तो रावत इंडस्ट्री के शेयर्स भी गिरने लगे थे, जिसको हर्षवर्धन ने आखिर में ठीक किया था। लेकिन उसे काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोगों को उस बड़े से नाले के बारे में नहीं पता।
ये सब कुछ याद आते हुए अनाया के चेहरे पर एक डेंजरस मुस्कान आ गई। क्या अनाया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी? और क्या हर्षवर्धन के चाचा कामयाब होंगे अपनी चाल में? क्या अमरेंद्र जिंदल अनाया से होंगे नाराज? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।